जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। जी हाँ, इसी नोट के साथ हम इस कार्यक्रम की, स्पोर्ट्स के कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। मेरे साथ उदय प्रताप सिंह के साथ मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे दाईं तरफ है सिमरन शर्मा वस। मैं चाहता हूं कि इनका परिचय हो तो आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। इस साल पैरालंपिक खेलों में इन्होंने मेडल जीता। न सिर्फ मेडल जीता बल्कि इसी साल जापान के शहर कोबे में इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता पैरालंपिक में। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि। अब जब एक वर्ल्ड चैंपियन हमारे साथ हैं तो उनसे आगे स्वीटी बुरा जी कैसे पीछे रह सकती हैं। ये भी वर्ल्ड चैंपियन है बॉक्सिंग में भी। दुनिया जीत ली इन्होंने पिछले साल नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर। इतना ही नहीं, ये एशियन चैंपियन भी रही हैं। अगर मैं इनके मेडल सारे बताने लग जाऊं तो शायद मेरा ख्याल ये कार्यक्रम का वक्त भी थोड़ा कम पड़ जाएगा। इसके बाद मीनू कालीरमन, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को इन्होंने फतेह किया। न सिर्फ उसे फतेह किया बल्कि उनके साथ जो लोहस्से, जो कि दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी है, उसको और माउंट एवरेस्ट की चोटी को, दोनों को एक साथ फतेह करने वाली एकमात्र भारतीय हैं। यह अपने आप में कीर्तिमान है। तो अब चलते हैं उदय प्रताप के पास एक रैपिड फायर राउंड के लिए। जी बिल्कुल मनोज जी, आपने बहुत ही बढ़िया और सटीक तरीके से इनका परिचय करवाया। मगर ITV नेटवर्क पूरी तरह से डिजिटल फोकस रखता है और आजकल डिजिटल पे रैपिड फायर चलता है। नौजवान पीढ़ी के पास समय नहीं है, फटाफट उनको जवाब चाहिए। और हम चाहेंगे कि ये जो तीनों हस्ती हमारे मंच पे आज हैं वो एक प्रेरणा स्रोत बने हमारे दर्शकों के लिए। सो आई वांट टू स्टार्ट आउट बाय आस्किंग यू कि मीनू जी, क्योंकि आप मेरे से सबसे निकट हैं तो मैं शुरुआत आपसे करूंगा कि 3 चीजें जो अगर एक यंग वुमन आपको आज देख रही हैं, एक नौजवान पीढ़ी की महिला देख रही है और वो भी पर्वत को फतेह करना चाहती है, माउंटेनियर बनना चाहती है, तो क्या 3 चीजें करनी चाहिए ताकि वो भी आपकी तरह माउंटेनियर बने और सक्सेसफुल माउंटेनियर बने? 3 थिंग्स। सबसे पहले हाथ जोड़ के राम राम सारा ने, नमस्ते और प्रणाम भी। मैं इंटरनेशनल माउंटेनियर मीनू कालीरमन हरियाणा से हूँ। लैंग्वेज से ही पता चल रहा होगा। जो सवाल 3 सर ने मेरे से पूछे मैं एक बार दोबारा से रिपीट करवाना चाहूंगी। सर आप रिपीट करो। 3 चीजें जो एक नौजवान लड़की जो आपको आज देख रही है वो अगर आपकी तरह बनना चाहती है, अगर पर्वत पे फतेह करना चाहती है, माउंटेनियर बनना चाहती है, तो वो 3 चीजें क्या करनी होंगी या 3 टिप्स क्या होंगे आपके? नींद, चैन और रिश्तेदार, तीनों को छोड़ना होगा। क्या आप इन तीनों बातों से सहमत हो? क्योंकि कामयाब होने के लिए हमें सेफ जोन छोड़ना ही होगा। अगर वो सेफ जोन ना छोड़ा, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी पैर खींचना शुरू कर देते हैं। इवन कि लड़कियां 18 साल की होते ही कहेंगे छोरी की शादी कर दो, हम छोरा बता रहे हैं, रिश्ता करवा रहे हैं, फलाने का छोरा है, अच्छी जॉब पे है, इतने किले आवे हैं। कहते हैं ना इमोशनल ब्लैकमेल परिवार को, पेरेंट्स को कर देते हैं और पेरेंट्स कुछ दिनों के बाद हैबिचुअल हो जाता है कि हमें शायद ये करना ही चाहिए। हर घर में हर लड़की की यही सिचुएशन है। वो ड्रीम तो बहुत ऊंचे ऊंचे लेती है। अगर उसने सपना लिया है, सोच बनाई है, तो पूरे तो लड़की को ही करने हैं ना। भगवान ने पंख दिए हैं, फैलाने का मौका नहीं मिल रहा हमें। बहुत बढ़िया। और आपके जवाब और आपके अंदाज को सुनकर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि मारे छोरियां छोरों से कम नहीं है। आज हमने देख भी लिया। जी स्वीटी जी, आप पे मैं आना चाहूंगा। आपसे भी 3 चीजें जानना चाहेंगे। वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर हैं आप, जैसे मनोज जी ने अभी आपका परिचय करवाया, तो क्या 3 क्वालिटीज हैं एक बॉक्सर में होनी चाहिए ताकि वो वर्ल्ड चैंपियन बने? चीजें 3 टेक्निक्स।
सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार, जय माता दी आप सबको। ये जैसे हमारी बहन मीनू ने बताया ही है आपको वो चीज़ें कि सुख चैन आपको छोड़कर अपना परिवार त्याग कर, आपको सबसे पहला आपको त्याग आपके अंदर होना चाहिए, दृढ़ संकल्प आपके अंदर होना चाहिए और डेडिकेशन, हार्ड वर्क, मैं बोल सकती हूँ हार्ड वर्कर भी आपको होना चाहिए। अगर एक और मैं 3 नहीं और भी चीज़ें मैं बोलना चाहूँगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब खुद के ऊपर विश्वास भी होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आपके अंदर होती हैं तो आप कोई भी जो इंसान, मैं कहूँ सिर्फ बॉक्सिंग में ही नहीं, इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पा सकता है। ईश्वर ने, भगवान ने हमें ऐसा बनाया है, जो हम सोच सकते हैं वो हम कर भी सकते हैं, वो हम पा भी सकते हैं। तो अगर हमारे अंदर उस चीज़ को पाने की चाहत होनी चाहिए, उस चीज़ को पाने के लिए हमारे अंदर त्याग करने की शक्ति होनी चाहिए, उस चीज़ को पाने के लिए हमें हार्डवर्क करने की अक्षमता होनी चाहिए। अगर सब चीज़ें होती है तो हम वो चीज़, वो लक्ष्य अपनी ज़िंदगी में प्राप्त कर लेते हैं। और आपका क्या टेक्निक है जो एक्स फैक्टर साबित हुआ है आपके लिए? मेरे को सभी बोलते हैं कि मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं डरती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है सभी टेक्निक्स, सभी चीज़ें फेल हो जाती है जब आपका दिल छोटा पड़ जाता है। बॉक्सिंग जैसे गेम में आपके सबसे पहले आपका दिल बड़ा होना चाहिए। बोलते हैं ना कि सब चीज़ें आप डेवलप कर सकते हो लेकिन दिल बड़ा डेवलप नहीं कर सकते, दिल को आप बड़ा नहीं बना सकते हो। बड़ा बोले तो कि ब्रेव हार्ट होना बहुत ज़रूरी है कि जब आपके मतलब प्लानिंग तो बहुत सारी होती है, सबके पास होती है, लेकिन जब मुक्का पड़ता है ना मुंह पर तो सारी प्लानिंग खत्म फेल हो जाती है। तो वो होना चाहिए कि मुक्का खाकर आपके अंदर दोबारा उठने की ताकत होनी चाहिए। और मेरे अंदर मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, विल पावर है जो मुझे उठाकर रखती है, चाहिए मैं मेरी सिचुएशन कैसी भी रही हो। क्योंकि जब भी मेरे कोई कंपटीशन होते हैं उससे पहले मेरी स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है, तो मैं वहाँ से उठती हूँ तो सिर्फ मेरी विल पावर की वजह से। और आई एम एक्सट्रीमली बिलीवर इन महामाई माता रानी, तो मैं उनको याद करती हूँ और बस अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ और हो जाता है। ये है आपकी यूएसपी। सिमरन, मैं आप पे आना चाहूँगा। आखिरी रैपिड फायर आपके संग खेलते हैं कि वो 3 चीज़ें जो एक स्पेशली एबल्ड, जो एक दिव्यांग को मन में रखना चाहिए ताकि वो एक स्पॉट उठाए और देश का नाम रोशन कर लें, जैसे हमने पैरालंपिक्स में देखा है। सभी को नमस्ते। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम कभी भी पैरा एथलीट्स को, दिव्यांग खिलाड़ी को ऐसे देखते हैं कि या तो वो बेचारा है या उसकी मजाक उड़ाई जाती है। तो ना ही वो बेचारा है और ना ही मजाक उड़ानी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एबल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम लोग बचपन से देख के आ रहे होते हैं। और मैं तो अपना बताऊं कि मुझे तो फिर भी बहुत कम प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ के लिए। बहुत सारे एथलीट्स, पैरा एथलीट्स ऐसे हैं जिनकी गर्दन से नीचे की बॉडी काम नहीं करती, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी की हाइट छोटी है, तो वो समाज में जाने में बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं। और मतलब एक पैरा एथलीट के सिर्फ पैरा एथलीट के लिए नहीं, मैं मतलब सभी एथलीट के लिए मुझे एक चीज़ लगती है, सबसे बड़ी चीज़ है डिसिप्लिन। किसी भी चीज़ को, किसी भी फील्ड में आप बिना डिसिप्लिन के कुछ कर नहीं सकते। जैसे कि मैं मेरे हस्बैंड आर्मी से हैं और मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, तो मैंने उस चीज़ से यही सीखा है। मैंने शादी के बाद ही गेम शुरू किया था, तो मैंने ये चीज़ सीखी है कि वो आर्मी से है, तो शुरू में मेरे ऊपर रूल चलते थे आर्मी के कि ये करना है, ये करना है, 1 मिनट लेट हो गए तो ग्राउंड से वापस जाओ। तो मतलब शुरू में गुस्सा आता था उस चीज़ पे कि नहीं यार ये गलत कर रहा है मेरे साथ, हाँ, मेरे ऊपर आर्मी की चीज़ें थोपता है, कोई बात है क्या। पर फिर जब एक बार मेडल नहीं आया, एक बार मेडल से होके वापस आई, एयरपोर्ट पे ढोल बज रहे थे अदर एथलीट्स के लिए, तो उसने मुझे ज़बरदस्ती उन एथलीट के सामने खड़ा किया और बोला इसको फील करो, इसको देखो कि तुम्हारा मेडल नहीं आया। मैं रो रही थी वहाँ पे और वो मुझे ज़बरदस्ती दिखा रहा था। मतलब जब तक हम किसी चीज़ को फेस नहीं करते ना, तब तक मतलब मुझे लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते।
तो सबसे बड़ी चीज़ है डिसिप्लिन। फिर मुझे पता चला कि हाँ, लाइफ में डिसिप्लिन का क्या, एक स्पोर्ट्स में ही नहीं, एक हर चीज़ में सबसे बड़ी चीज़ है डिसिप्लिन। और जैसे कि दीदी लोग ने बोला, सबने वो सब चीज़ें सही थी, पर डिसिप्लिन भी उसके साथ बस। और अंग्रेजी में कहावत है ना एक, कि बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन्स हैंड टू। आपने आज साबित कर दिया, बिहाइंड अ सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन्स हैंड टू, जैसे नहीं, आपने अभी बताया। बिल्कुल सही बात है जी। मुझे लगता है कि जो मेरे हस्बैंड है वो एक आज के ज़माने के लिए उदाहरण बने हैं कि पति ऐसा भी होता है, एक बाप की तरह पाल रहा है अपनी वाइफ को। बिल्कुल। तो बहुत बड़ी चीज़। हमारी एक और खास मेहमान जुड़ गई हैं, आप, मैं चाहूंगा परिचय करवा दीजिए, फिर मैं रैपिड फायर कर लेता हूँ। पूनम चोपड़ा जी आ गई हैं हमारे बीच में, और इनका तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत किया जाए। ये एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला जूडो खिलाड़ी रही हैं। आज तक के इतिहास में इनके अलावा कोई भी भारतीय महिला एशियाई खेलों में पदक नहीं जीत पाई हैं। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि, और इसके अलावा एशियन चैंपियनशिप में भी इनका मेडल आया। मेडल का इन्होंने रंग बदला और बेहतरीन प्रदर्शन किया। हरियाणा सरकार के जो खेल विभाग है उसका जो बहादुरगढ़ केंद्र है, वहां पर ये जूडो की इस समय कोच हैं। बहुत बढ़िया। तो रैपिड फायर खेल रहे हैं पूनम जी सबके संग, तो मैं चाहूंगा कि आप भी 3 चीजें बताएं हमारे दर्शकों को, नौजवान लड़कियों को, कि क्या उनको करना पड़ेगा ताकि वो जूडो चैंपियन बने। सबसे पहले तो डिसिप्लिन है ही, और स्कूल में स्टार्ट होना चाहिए। ये स्कूल से ही जो है अपना फिटनेस और मार्शल आर्ट जो है वो क्लासेस होनी चाहिए स्कूल में ही। क्लासेस होंगी तो वो फिर जो है वो धीरे धीरे जूडो में अपना आगे बढ़ पाएंगे। और जूडो करने के लिए दिल्ली में जैसे सेंटर है IGI स्टेडियम में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, ऐसे प्राइवेट भी कई हैं, क्लब्स, अकेडमीज़ हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है ये, एजुकेशन के साथ साथ कोई भी आप जो है स्किल सीखो, और ये वुमेंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो ज़रूर सीखना चाहिए, और ग्रासरूट लेवल से ही ये स्टार्ट होना चाहिए। तो ये है कि सीखना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिफेंस। चलिए, यहाँ हम एक दूसरा सेशन शुरू करते हैं, इसी में दूसरा सेगमेंट। कई बार खिलाड़ी या कोई भी व्यक्ति सोचता कुछ है, होता कुछ है, और वो अपना ट्रैक चेंज कर लेता है। अब पूनम चोपड़ा जी जो हैं, ये किसी समय क्रिकेट खेला करती थी। अंजुम चोपड़ा इनके साथ खेल चुकी हैं, कप्तानी भी कर चुकी हैं। एक बार कपिल देव ने के हाथों इनको बेस्ट बॉलर का अवार्ड भी मिला। इतना ही नहीं, एक मौके पर बिशन सिंह बेदी अपने पाजी, उनके हाथों इनको बेस्ट फील्डर का अवार्ड मिला। तो आपने जो ट्रैक चेंज किया, क्रिकेट से जूडो में आई, उसकी क्या वजह थी? उसकी मेन वजह ये थी कि मेरे टाइम में इतना स्कोप नहीं था वुमेन क्रिकेट का। 10th क्लास में मुझे याद है मैं थी, तो मुझे रेलवे से जॉब की भी ऑफ़र आई थी, और वो क्लरिकल जॉब था LDC वगैरह का। तो मेरी मदर इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं अभी नहीं करना। और इतना ज़्यादा विमेन क्रिकेट को ना कवरेज थी, ना ज़्यादा स्कोप था। मैं दिल्ली टीम की कैप्टन रही हूँ, और मेरे साथ अंजुम चोपड़ा वाइस कैप्टन थी। जब ये विजय दहिया जी ने स्टार्ट किया था, उन्हीं के साथ मैंने स्टार्ट किया था। 7 विकेट लिए, मेरा बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट था। तो बड़ी बहन जो है मेरी BSc सेकेंड ईयर में थी, तब जूडो कर रही थी वो। तो वो जूडो में गई, उनको देखकर मैं कि इंडिविजुअल गेम है, क्रिकेट में इतना स्कोप नहीं है। जूडो में साल में तब 17 इंटरनेशनल कंपटीशन होते थे, इतना क्रिकेट में उस टाइम कंपटीशन नहीं था। तो मैंने इंडिविजुअल गेम समझ के, और इधर जूडो में स्कोप ज़्यादा होगा, मैं धीरे धीरे क्रिकेट भी करती रही और जूडो भी। लेकिन जब जूडो में मेरे को ज़्यादा कंपटीशन मिले, मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा, तो फिर पूरी तरीके से मैं जूडो में आ गई। कभी इस बात का मलाल भी हुआ आपको आज के दौर में, जिस तरह से महिलाओं का आजकल विमेंस प्रीमियर लीग शुरू हो गया है, तमाम टूर्नामेंट्स हो गए हैं, पैसा भी आ गया है विमेन क्रिकेट में, तो कभी मलाल हुआ कि आपका वो गलत फैसला था कि आप क्रिकेट छोड़कर आप जूडो में क्यों आ गई? ऐसा कभी लगा? कभी नहीं लगा, क्योंकि जूडो में भी मेरे को बहुत कामयाबी मिली,
और इंडिविजुअल गेम होने की वजह से जो मेरा आउटस्टैंडिंग टैलेंट था, जैसे क्रिकेट में था वैसे इसमें, लेकिन स्कोप ज़्यादा मुझे जूडो में मिला। तो मेरे को कभी मलाल नहीं हुआ, हालांकि क्रिकेट मेरा फर्स्ट लव है और रहेगा, लेकिन जूडो से भी मुझे उतना ही प्यार है जितना क्रिकेट से है। तो कभी मेरे को रिग्रेट नहीं हुआ कि हाँ मैंने क्यों चेंज किया। आई एम हैप्पी आज मैं जहाँ भी हूँ एंड सेटिस्फाई। चलिए मीनू, यही सवाल आपसे, आप कभी राज्य स्तर की फुटबॉल की और खो खो की खिलाड़ी थी और आपने राष्ट्रीय स्तर पर ताइक्वांडो में रिप्रेजेंट किया और वहां गोल्ड मेडल जीता। सारे खेल हाशिए पर चले गए और आप पर्वत की सबसे ऊंची श्रृंखला पर चढ़ने में कामयाब रहीं। क्या वजह थी इसकी, किसने प्रेरित किया आपको? सर, मेरे को प्रेरित करने वाले मेरे फादर साहब हैं। मैं दुनिया की किसी भी ताकत से नहीं घबरा सकती, टकरा सकती हूँ हर किसी ताकत से, हर किसी इंसान से, जब मेरे पिताजी मेरे साथ खड़े हों। और जब मेरा नेशनल में ताइक्वांडो में गोल्ड आया तो वो न्यूज़पेपर भी मेरे को छिपाना पड़ा था, क्योंकि हरियाणा में एक कहावत है, स्वीटी दीदी बैठी हैं, बाकी और भी हैं, इनको भी पता है, हरियाणा में कुछ भी काम कर लो, जो बुजुर्ग होते हैं, हमारे दादा दादी, इवन के हमारे पेरेंट्स, कितना भी बड़ा काम कर लो, कितना ही बहादुरी का काम कर लो, दादी और दादा के मुंह से एक बात निकलेगी ही निकलेगी, तन्ने कौन सा न्यारा पहाड़ तोड़ दिया। मेरी दादी की वही वर्डिंग मेरे जहन में बैठ गई कि ताइक्वांडो में नेशनल गोल्ड आ गया, खो खो मैंने अव्वल लेवल पे खेली है, फुटबॉल मैंने अव्वल लेवल पे खेली है, हर टूर्नामेंट में मैंने पदक लिया है, फिर भी एक ही वर्डिंग, तन्ने कौन सा न्यारा पहाड़ तोड़ लिया। और हरियाणा में ये भी माना जाता है, मैं मेरे परिवार से ही बताती हूँ, लड़के लड़कियों में बहुत ज़्यादा भेदभाव है, बहुत ज़्यादा। इवन कि मैं रियल भाई की भी बता रही हूँ, मेरे भाई हमेशा ही कहते हैं तू क्या कर लेगी, तू तड़ाक में हरियाणा की लैंग्वेज होती है। मैंने उनको कहा कि भाई मैं वो कर लूँगी जो आप सोच भी नहीं सकते। कहता ऐसा क्या कर लेगी? मैंने कहा दुनिया की उस छोर पे, उस कोने पे मैं जाऊँगी जहाँ पे दुनिया में बहुत ही रेयर केस पहुँचे हों। और 1953 से लेके आज तक का इतिहास बता रही हूँ, 2024 तक का। मेरे सामने जो वीडियो बना रहे हैं असम राइफल के सर हैं, सर एक बार खड़े हो जाएं प्लीज, उनको भी पता होगा, आज तक 19 सिर्फ 19 महिलाओं ने तिरंगा फहराया है वहां पे। और उसी लिस्ट में, उसी इतिहास की एक बुक में मेरा भी नाम है। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको इस कामयाबी के लिए। स्वीटी जी हैं हमारे साथ। स्वीटी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, तो आप तो कबड्डी खेला करती थी, आपके पिताश्री बास्केटबॉल के प्लेयर थे, फिर ये मारा मारी वाला गेम बॉक्सिंग कैसे अपना लिया आपने? इट्स ए इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक्चुअली जब मैं गांव में थी, जैसे आज के बच्चे फ़ोन में गेम खेलते हैं, हमारे पहले गेम नहीं खेलते थे, हम लोग खेलते थे तो फिजिकली गेम खेलते थे। तो मैं बचपन से कबड्डी खेली हूँ और मैंने 10th तक कबड्डी खेला। लेकिन स्कूल टाइम में जब मैं स्कूल में थी तो उस टाइम क्या होता था कि मैं बोलती बहुत कम थी और जैसे अन्याय होता हुआ किसी के साथ मैं देख नहीं पाती थी। ऐसे सामने वाला कोई भी मेरे से, जैसे मेरी क्लासमेट या कोई भी आके बोलता यार देख, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग थी, फिजिकली मैं स्ट्रॉन्ग थी बचपन से ही, तो मेरे से कोई हेल्प मांगने आता तो मैं सामने दूसरे जो उसको तंग कर रहा होता तो मैं उसको बोलती भाई मान जा, कोई बात नहीं है, ऐसे नहीं करते हैं, इसको तंग मत करो। अगर सामने वाला नहीं मानता तो फिर मैं उसको दे दनादन करती, क्योंकि मेरी जुबान नहीं चलती थी, मैं बहस नहीं कर पाती थी, तो फिर मेरे मुक्के चलते थे। तो इसलिए बॉक्सर तो मुझे बचपन से ही बोलते थे। लेकिन आफ्टर 10th पापा चाहते थे कि मैं बीटेक करूं, मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन मेरा ये था कि मैं गेम करूं। तो फिर पापा ने बोला कि अगर आपको प्रोफेशनली गेम करना है तो आप बॉक्सिंग ही कीजिए, क्योंकि बॉक्सर तो मुझे पहले से ही बुलाते थे, तो मैंने बॉक्सिंग चूज किया। चलिए, इसीलिए हमने अपनी कुर्सी और उदय ने अपनी कुर्सी आपसे दूर रखी है कि कहीं हमारा कोई सवाल आपको पसंद ना आए तो कहीं हम धराशायी ना हो जाएं। सिमरन मगर ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि तीनों ने एक चीज बताया कि एक स्पोर्ट तक ही सीमित ना रहो। हो सकता है कि आप ट्रैक बदल लो जिंदगी में, और ये स्पोर्ट्स ही नहीं, हर क्षेत्र में ये अप्लाई होता है।
you can change tracks in life and still achieve success. बिल्कुल। सिमरन है हमारे साथ। सिमरन, आप स्प्रिंट में यानी 100 मीटर और 200 मीटर ऐसी रेस में आप ताल्लुक़ रखती हैं, और जहां आप वर्ल्ड चैंपियन भी बनी पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जिसमें भारत की कोई पहचान नहीं है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगर हम 100 मीटर देखें, 200 मीटर देखें, क्योंकि हमारी कहानी 400 मीटर से शुरू होती है, जहां पीटी उषा 400 मीटर हर्डल्स में, जिन्होंने एशिया में अपना नाम कमाया, दुनिया भर में नाम कमाया, ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहीं। आपने ये 100 और 200 मीटर की रेस ही क्यों चुनी? एक्चुअली सर, इंटरेस्ट तो शुरू से ही था 100-200 मीटर में। एक दिन मैंने मिल्खा सिंह सर का मैसेज देखा कि उनकी लास्ट स्टेज चल रही थी, और उन्होंने मैसेज किया था क्योंकि वो ओलंपिक में 4th रह गए थे और पीटी उषा मैम भी 4th रह गई थी। तो उन्होंने ट्वीट किया था कि मैं चाहता हूँ मेरे आखिरी सांस से पहले कोई यंगस्टर मेडल लेके आए ट्रैक इवेंट में, क्योंकि आज तक इंडिया में ना ही ओलंपिक में और ना ही पैरा ओलंपिक में कभी भी ट्रैक इवेंट में मेडल नहीं आया है। तो मैंने उनको नीचे मैसेज लिखा था कि सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने देश के लिए मेडल ला पाऊँ। तो वहाँ से भी था एक, मुझे लगता है ना हमारा इंडिया में ना जेनेटिक नहीं है। जो यूरोप कंट्री के आप देखोगे ना, तो उनको जेनेटिक स्पीड होती है उनके अंदर, उनके जीन्स वैसे हैं। हमारी इंडिया ना पावरफुल है, मतलब आप देखोगे कुश्ती, कबड्डी, जूडो, इन सब में मैक्सिमम लोग निकलते हैं क्योंकि हम पावरफुल हैं, हम स्पीडी नहीं है। मतलब जो जेनेटिक स्पीडी होते हैं वो नहीं है, इसलिए हम मेहनत वाले गेम हम मेहनत कर सकते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं। इंडियंस जो होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, पर बाहर के लोग जो होते हैं वो इतनी मेहनत नहीं करते, वो टेक्निकल चीज़ों पे चलते हैं, वो साइंटिफिक चीज़ों पे चलते हैं। तो बस यही था कि अभी तक ट्रैक इवेंट में मेडल नहीं आया और इतिहास बनाना है। तो अभी जब पैरालंपिक में हम गए थे, मेरे साथ में ही मेरी जूनियर है प्रीति पाल, तो हम दोनों के बीच में ये था कि अपने देश के लिए पहला मेडल कौन लाएगा। पर उसका इवेंट पहले था तो मुझे पता था कि दोनों में से किसी का भी इवेंट पहले होगा उसका मेडल आएगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तैयारी की थी, हमने बहुत मेहनत की हुई थी, और हमारे साथ जो कोच है वो इतना तोड़ता है ना कि हम वहाँ से बिना मेडल लिए वापस नहीं आ सकते थे। तो जब हम गए तो पहला मेडल प्रीति का आया, और दूसरा मेडल मेरा आया, और तीसरा मेडल दीप्ति का आया। मतलब 4 ट्रैक में मेडल आए और 3 लड़कियों के मेडल आए। तो ये हमने एक वुमेन पावर दिखाई वहाँ पे, और एक इतिहास रचा गया ट्रैक में। और इस साल वाकई में पैरालंपिक्स में कमाल कर दिया। लेट्स हियर इट फॉर द पैरालंपियंस। इस साल वाकई में इतिहास रचा गया है, हाईएस्ट मेडल्स एवर, जैसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था। मगर जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, क्योंकि हम डिजिटल फोकस रख रहे हैं तो हमें बहादुरी की कहानियां और दिल की कहानियां तो सुननी है आप सबसे, मगर मसाला भी थोड़ा चाहिए होता है। तो हम अब पूछेंगे स्वीटी जी, आपकी भी बहुत स्वीट सी लव स्टोरी है। उन्होंने अपने हस्बैंड का जिक्र किया, तो मैं भी चाहूँगा, आपके हस्बैंड भी बहुत उम्दा खिलाड़ी हैं, दीपक हुडा का नाम भी सबने खैर सुना है। तो आपकी स्वीट लव स्टोरी, प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई दीपक के संग, और क्या उनका भी क्या इम्पैक्ट रहा है आपके ज़िंदगी पर और आपके खेल पर? एक्चुअली दीपक हुडा जी के बारे में ऐसे प्लेटफॉर्म पर कभी बात नहीं की मुझे। आई एम जस्ट फीलिंग शाय। 2015 में हम मिले थे। उस टाइम दीपक बहुत स्ट्रगल टाइम था दीपक का, और एक्चुअली मैं वर्ल्ड और एशियन मेडलिस्ट थी उस टाइम। दीपक को इतना कोई जानता नहीं था। और जैसे मैं रोहतक में गई थी, कहीं चीफ गेस्ट मेरे को बुलाया गया था, मैं वहाँ गई थी, और वहाँ दीपक वहाँ के लोकल थे, तो वो भी वहाँ गेस्ट आए थे और वहाँ मिले थे। लेकिन वहाँ जस्ट हाय हेलो हुआ हमारा, और फेसबुक पर उन्होंने मेरे को मैसेजेस किए हुए थे। तो मैंने 2-3 महीने बाद, जैसे उन्होंने अपने बारे में बताया, 2-3 महीने बाद मैंने देखा कि हाँ भाई बंदा जेन्युइन है, और उन्होंने बताया कि उनके मम्मी पापा नहीं है। तो वो चीज़ मैंने देखी तो मेरे एक सॉफ्ट हर्ट होता ना, कि कहीं मुझे लगा कि इस मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया कि उन्होंने इतना स्ट्रगल देखा है, ये चीज़ें कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं।
तो फिर मेरी उनसे बातें स्टार्ट हुई, तो उस टाइम मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, जैसे मैं लड़कों की तरह ही रहने वाली हूँ, मैं कभी ऐसे नहीं रहा कि मैं लड़की हूँ तो मेरे लड़के दोस्त नहीं होंगे, बचपन से ही लड़कों के बीच में रही हूँ। तो मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, अगर आपके मम्मी पापा नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, मैं हूँ, आज से मैं हूँ। और मतलब ऐसा नहीं है, मुझे ऐसे मत समझना कि लड़की है भाई, लड़की क्या कर देगी। मैं बोली लड़की में सब कुछ कर सकते हैं, अगर तेरे को ना ऐसे आधी रात को ये भी जरूरत पड़े ना कि लड़ाई वड़ाई होगी, भाई अब पहुंच जा मुझे तेरी ज़रूरत है, मैं वहाँ भी पहुंच जाऊंगी। तो मैं कभी भी आ सकती हूँ, तेरे को कहीं फाइनेंशियल ज़रूरत है या कुछ भी ज़रूरत है तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ तुम्हारे लिए। और जैसे 2015 में हमारी बातें स्टार्ट हुई, तो जैसे जैसे हम दोनों की बातें स्टार्ट हुई, मैं उनको गेम के लिए भी थोड़ा मोटिवेट करते थे। एक्चुअली वो हार्ड वर्कर बहुत थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सोचते थे। और मेरा क्या है कि मैं कर्म करने में बिलीव करती हूँ, मैं ज़्यादा सोचती हूँ कि हाँ जो है मैंने कर दिया, बात खत्म, रिजल्ट जो भी होगा देखा जाएगा, बस अपने तरफ से 100% देना। और वो क्या कि बहुत ज़्यादा सोचते थे, तो मैं हमारा कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग विपरीत तो मैं उनको समझाती तो काफ़ी असर दिखा उन्होंने काफ़ी। जैसे मैंने जब बात करना स्टार्ट किया था तो वो नेशनल ही खेले थे, उसके बाद इंटरनेशनल। एक्चुअली मैंने उनके लिए ड्रीम देखे, मैंने उनको बोला कि एक टाइम ऐसा, मतलब वो बोल रहा कि जैसे तू खेली है इंडिया, क्या मैं कभी इंडिया खेलूँगा। तो मैंने उनको बोला तुम इंडिया खेलने की बात कर रहे हो, मैं तेरे को आज यहाँ बैठकर इंडिया टीम का कैप्टन देख रही हूँ। और उस टाइम 2015 और 16 के फर्स्ट में मैंने ये बात बोली थी। और मतलब मैंने अपने गेम के साथ में मैं सुबह उनको लगती कि ये चीज़ करनी है। हम यू इमेजिन कि हम आधी रात को 12 बजे बात कर रहे हैं, लेकिन 12 बजे बात कर रहे हैं तो उसके रूम में ना वो ग्राउंड बनाए हुए हैं, तो वो बोल रहा है, क्योंकि मैंने भी कबड्डी खेली है, तो वो मेरे को दिखाते कि अच्छा ये मेरा कवर हो, चेयर को डालकर ये मेरा कवर हो गया, ये मेरा कॉर्नर हो गया, ऐसे करके आधी रात को वीडियो कॉल पर हम बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, मतलब मैं देख रही हूँ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे हम दोनों ने प्रैक्टिस मतलब करते थे, बातें करते थे। और एक टाइम आया जब वो इंडिया टीम के कप्तान बने, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्राउड का वो मोमेंट था। तो बहुत अच्छा लगा। हम दोनों एक दूसरे के लिए जब भी हमें रहा तो हम एक दूसरे के लिए रहे, सपोर्ट सिस्टम रहे। और कहते हैं ना, जैसे आपने कहा ऑपोजिट्स हैं हम, मगर ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, और अट्रैक्शन हुई और प्यार हो गया, और रेस्ट इज हिस्ट्री। जी मनोज जी, एंड करेंगे आप। चलिए, लास्ट में जो स्ट्रगल होती है, जब स्पोर्ट्समैन को बहुत, स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। मीनू जी, आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। 30 से 40 लाख रुपया खर्च होता है जब आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर जाते हैं। 8-9 लाख तो फीस आपकी नेपाल गवर्नमेंट ही ले लेती है। तो उससे कैसे रूबरू हुई आप किसान की बेटी, 2 एकड़ की जमीन, ये सब दिक्कतें कैसे फेस की आपने? सर, कहते हैं ना, जुनून और जज्बा जिस इंसान के अंदर हो उसके आगे शायद पैसा मैटर नहीं करता। कोई भी सपना देखने से पहले उसको इमेजिन करना और पैसे के बारे में तो नहीं सोचना। हम कितनी मेहनत कर सकते हैं, सिर्फ उसके बारे में सोचना। चलिए, हम वक्त की थोड़ी कमी है, सर, 1 सेकंड लूंगी। हाँ, प्लीज। कहते हैं ना, लड़कियां क्या कर सकती हैं। महिलाओं को पृथ्वी माँ का दर्जा दिया गया, धरती माता का दर्जा दिया गया। महिलाएं वो कर सकती हैं जिसके कंपैरिजन में जेंट्स या आदमी कुछ भी नहीं कर सकते। महिलाएं बच्चे पैदा कर सकती हैं, आदमी एक चींटी पैदा करके दिखा दो। पूनम जी, यही सवाल सबसे बड़ा उदाहरण है सर ये आज के जनरेशन में। पूनम जी, यही सवाल आपसे भी, स्ट्रगल, पैसा, क्या किस तरह की दिक्कतें आई आपको? दिक्कत तो आई, मेरे फादर ट्रांसपोर्टर थे, मदर इंडियन एयरफोर्स में क्लरिकल ही था उनका जॉब। कभी पीए रही वो सिक्योरिटी ऑफिसर की, कभी स्पोर्ट्स ऑफिसर की। लेकिन उस टाइम मैनेज किया जैसे भी, और जैसे जैसे मेडल आए, गवर्नमेंट का भी काफ़ी सपोर्ट रहा, तो दिक्कतों का तो सामना करना पड़ा। उस टाइम इतना अवार्ड वगैरह भी नहीं मिलता था, कैश अवार्ड वगैरह भी। और पहले मैं दिल्ली से खेलती थी, तो दिल्ली जो है वो सेंटर होने की वजह से इतना प्लेयर्स को कोई भी कैश अवार्ड वगैरह नहीं है। फिर मुझे हरियाणा ने ऑफ़र करा, तो मैं हरियाणा में गई, वहाँ कैश अवार्ड वगैरह मिला। और हमारे टाइम में
हम ये सोचते थे कि हम देश को क्या दे सकते हैं, कभी ये नहीं सोचा कि हम मेडल लेके आएंगे या देश के लिए कुछ करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। मेरा हमेशा से यही रहा है कि मैं देश को क्या दे सकती हूँ किसी भी वे में। तो स्ट्रगल थोड़ा रहा लेकिन मैनेज हमने किया, फैमिली ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे संग जुड़ने के लिए। और आप चारों जो हैं प्रेरणा स्रोत हैं और आप चारों ने देश का नाम जो है रोशन किया है। चारों भारत की बेटियों को हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। विमेन इन स्पोर्ट, लेट्स हियर इट फॉर देम प्लीज। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.